हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 19 को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर बिहार के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो ये बिहार के बेगूसराय जिला में प्रारंभ हुआ और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला किसानों पे एक प्रकार का कर था, जिस कर के चलते यहाँ पे आंदोलन भी हुआ था और किसानों ने इस कर के भुगतान करने से मना कर दिया था। तो चलिए देखते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर भुगतान करने से किसानों ने मना कर दिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी, जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन आंदोलन में से एक था और इसका उद्देश्य था कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना, ताकि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की बात को सुन सके और मान भी सके। अगला प्रश्न है, बिहार में आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था? तो बिहार में आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान शुरू किया गया था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम गुप्त गतिविधियां थी, जो जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल के तराई के जंगलों में रहकर की थी। इसके सदस्यों को छापामार युद्ध एवं विदेशी शासन को अस्त व्यस्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। अगला प्रश्न है, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। 1928 ईस्वी में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन के अवसर पर बिहार युवक संघ की स्थापना हुई और ज्ञान सहाय इसके महामंत्री बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो ये प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा यह ऐलान किया गया था। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधारियों में से प्रभावित थे और उन्होंने भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी थी, जिसकी पटना में बहुत बिक्री हुई थी और इन्होंने ही प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? तो बिहार के गंगा के उत्तरी मैदान, कोसी एवं महानंदा के मध्य भाग, गंडक और कोसी के मध्य भाग में अधिकतर चीनी मिलें के क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग अधिक प्रभावित हुआ था? तो बिहार विभाजन यानी 15 नवंबर 2000 को विभाजन हुआ बिहार का और झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो उस दौरान यहाँ का जो कागज उद्योग था वो बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ था। बिहार में कागज एवं लुगदी का प्रमुख कारखाना समस्तीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में आता है? तो ये अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है और ये अरब सागर शाखा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून का एक शाखा है। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो मानसून आगमन का क्रम केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है, यानी जब भारत में मानसून प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो केरल राज्य में प्रवेश करता है। भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी कहा जाता है? तो ये विटामिन के को रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी कहा जाता है। यह चोट पर रक्त का थक्का के जमने के लिए आवश्यक होता है और इसलिए इसे रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन के अंडे की जर्दी, हरी पत्तियां, टमाटर, पनीर आदि में भी पाया जाता है। विटामिन के की कमी से व्यक्ति में हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। तो इस पद को यानी भारत के गवर्नर जनरल पद को बंगाल के गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके इसे बनाया गया था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किस बंधों के कारण जुड़े रहते हैं? तो यह सह संयोजी बंधन के कारण जुड़े रहते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का एक शुद्धतम और अस्थायी रूप है। ग्रेफाइट की संरचना षटफलीय होती है और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है।
अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन के सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था और बेंटिंग के द्वारा ही राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को भी समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई 2020 को भारत और इजरायल के बीच किस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए समझौता हुआ था? तो साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत और इजरायल के बीच एक समझौता हुआ था। यह समझौता शट CERT INCD के बीच हुआ। CERT भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक इकाई है जिसका पूर्ण रूप कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है और INCD इजरायल की संस्था है जिसका पूर्ण रूप इजरायल नेशनल साइबर डायरेक्टर है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला की नींव किस शासक के शासनकाल में पड़ी? तो मुगल चित्रकला की नींव मुगल काल के शासक हुमायूं के काल में पड़ी थी। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी और इसके चलते जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम अनवार ए सुहाइली रखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया? तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया? तो ये 7 अगस्त 2020 को मनाया गया। 7 अगस्त 2020 को 6वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश में सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूक करना है। भारत सरकार द्वारा बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन 1905 की याद में 29 जुलाई 2015 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को मनाया गया था उस समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी को अपनाया गया था और तब उसी के याद में सरकार ने हथकरघा दिवस मनाने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है और चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है, सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो इसके 8 सदस्य देश हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को काठमांडू में हुआ था और इसके 8 सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान और नेपाल। यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक एशियाई संगठन है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोगी होता है? तो इसमें अवतल लेंस बहुत ही उपयोगी होता है। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है किंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अवतल लेंस का चश्मा लगाकर इस दोष को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोगी होता है? तो इसके लिए उत्तल लेंस बहुत ही उपयोगी होता है और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और इस दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा नाम रखने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया और इसके पहले मुंबई हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा और कोल्हापुर हवाई अड्डे का नाम छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा रखा गया था। अगला प्रश्न है, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित थे। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से ही आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 में प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता कौन थे? तो ये गोविंद बल्लभ पंत थे। गोविंद बल्लभ पंत भारत के चौथे गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने 1957 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।